Speaker is Ajay Pratap Singh Agarwal. अजय प्रताप सिंह। भाषण देके बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। 1 घंटा भाषण आपको देना होगा। जो चीज समझ में नहीं आता उसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाषण देके समर्थन करो। आदरणीय सभापति जी, बोल के नहीं चला। 1 घंटा भाषण दीजिए सर। पानी पिला दिया भाई, सब ठीक बोला ना सर? बढ़िया। आदरणीय उप सभापति जी, पानी पी गया तो सदन में जो संकल्प हमारे साथी आदरणीय विप्लव देव जी ने प्रस्तुत किया है, यद्यपि जिस विषय को उन्होंने सदन में उठाया है वो विषय आंचलिक है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर राज्यों की यह उत्पाद है और उससे जुड़ी हुई बातें उन्होंने अपने संकल्प में प्रस्तुत की है। प्रमुख रूप से उनकी एक मांग है कि त्रिपुरा राज्य में जो राज्य की राजधानी है अगरतला, उस अगरतला को अगरवुड के उत्पादन व्यापार की दृष्टि से अगरवुड राजधानी घोषित किया जाए और अगरवुड के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाए जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत हो। और फिर इस बोर्ड के अंतर्गत उन्होंने उसके कामों के संदर्भ में चर्चा किया है कि बोर्ड क्या क्या काम करे जिससे कि अगरवुड के व्यापार में लगे हुए सभी पक्षों को लाभ हो। उन्होंने अगरवुड की विशेषता के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा है कि यह उत्पाद कितना महत्वपूर्ण है। इस उत्पाद के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार इस देश में होता है और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। लेकिन संयोग से इसके विनिमय के लिए, इसके उत्पादन के लिए जो नियम प्रक्रिया की जटिलता है, उस जटिलता के कारण यह उत्पाद भारत की अर्थव्यवस्था में अपेक्षित योगदान नहीं कर पा रहा है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मुंबई के रास्ते जो सेंट्रल एशिया के देश हैं वहां पर अवैध रूप से जाता है, काला बाजारी होती है, इसकी चोरी होती है, जिसके कारण इस उत्पाद के जुड़े हुए जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो लाभ नहीं मिलता, लेकिन जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, जो स्मगलिंग करने वाले लोग हैं, इसकी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा हजम कर जाते हैं। उन्होंने नियम प्रक्रिया के सरलीकरण की बात की है और नियम प्रक्रिया अगर सरलीकरण हो जाता है, उसकी जटिलता समाप्त हो जाती है, तो सच्चे और सही अर्थों में इसका लाभ त्रिपुरा वासियों को मिलेगा। त्रिपुरा और असम, जिसकी चर्चा भी मेरे पूर्व वक्ता हमारे साथी ने किया है, इन सभी प्रांतों में जो अगरवुड के उत्पाद से जुड़े हुए कृषक हैं, श्रमिक हैं, उनको उसका लाभ मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात इस संकल्प के प्रवर्तक महोदय ने कही है कि स्व सहायता समूह को इस उत्पाद के साथ जोड़ा जाए और हमारे प्रधानमंत्री की भी इच्छा है और हम लोग जब बजट पे चर्चा करते हैं तो अक्सर इस बात का उदाहरण दिया जाता है
कि हमारे स्व सहायता समूहों का जो आर्थिक प्रदर्शन है पूरे देश में बहुत उत्तम है। बड़े बड़े लोग जिनके बड़े बड़े नाम हैं, देश के बैंकों से बहुत बड़ी बड़ी राशि लेकर चले गए, हजम कर गए, लेकिन हमारी ये गरीब महिलाएं जो गांवों में काम करती हैं, मेहनत करती हैं और अपना थोड़ा सा समय निकालकर स्व सहायता समूह के लिए भी काम करती हैं। जब स्व सहायता समूह का कॉन्सेप्ट आया था तब यह मान्यता थी कि स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारी गरीब बहनों को उनकी छोटी मोटी आवश्यकता के लिए कुछ अतिरिक्त काम करके नगद राशि उपलब्ध हो जाए। लेकिन हमारी स्व सहायता समूह की बहनों ने इतना अच्छा काम किया कि आज भारत की इकोनॉमी में भी उनका एक अच्छा खासा योगदान हो गया है और हर राज्य में उनकी सफलता की कहानियां हम लोग दोहराते हैं, हम लोग गाते हैं। ऐसी ही स्व सहायता समूह की बहनें इस अगरवुड के उत्पाद से भी जुड़ी हुई हैं और अगरवुड के उत्पाद से जुड़कर उनकी भी आर्थिक उन्नति हो रही है। अब इस काम को अच्छी तरीके से करने के लिए उनको मदद की आवश्यकता है, आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है और जो वो उत्पाद तैयार करें उसके विपणन के लिए भी उनको मदद की आवश्यकता है, मार्केटिंग के लिए भी आवश्यकता है, पैकेजिंग के लिए भी आवश्यकता है। अगर यह सिस्टम ठीक तरीके से सरकार ने बना लिया तो जो इस अगरवुड के व्यापार से लाभ बड़े बड़े स्मगलर्स को मिल रहा है, इस लाभ का अंश सीधे उन स्व सहायता समूह की बहनों को प्राप्त होगा और तेजी से उनकी आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक समृद्धता आएगी। इसमें प्रवर्तक महोदय ने यह भी मांग की है कि स्व सहायता समूह की बहनें जो इस कार्य में लगी हुई हैं उनके लिए कल्याणकारी उपबंध किए जाएं। वैसे तो भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से मेरा विश्वास है कि इन बहनों को मदद मिलती होगी, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है, कहीं ऐसी समस्या है कि बहनें उन लाभों से वंचित हैं तो उनके बारे में अलग से निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। मैं अपने मध्य प्रदेश की बात करता हूं कि मध्य प्रदेश में जो हमारे कर्मकार मंडल के लोग हैं जो घर निर्माण में मजदूर काम करते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, कर्मकार मंडल बनाया है और कर्मकार मंडल के अंतर्गत उन सारे मजदूरों का पंजीयन होता है और पंजीयन होने के पश्चात अगर उस मजदूर के घर में किसी बिटिया की शादी होनी है तो सरकार मदद करती है। उस मजदूर के घर में अगर किसी को बीमारी है तो उसके इलाज के लिए सरकार मदद करती है। उस मजदूर के घर में अगर बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए तो सरकार मदद करती है। अगर उस मजदूर का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई तो सरकार 4 लाख रुपए उसको देती है। अगर स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो गई तो सरकार उसको 2 लाख रुपए की सहायता देती है। ऐसी योजना अन्य प्रांतों में भी होगी। तो इसी तरीके की योजना अगर त्रिपुरा राज्य में नहीं है तो हमारे इन स्व सहायता समूह की बहनों के लिए भी प्रावधान किया जा सकता है, जिससे न केवल उनके परिवार का कल्याण हो सके, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके, उनके स्वास्थ्य की चिंता की जा सके, उनके आवास की चिंता की जा सके, उनके लिए बिजली की चिंता की जा सके। और ये बात अगर प्रवर्तक महोदय ने संकल्प में कही है तो इसमें कोई हानि नहीं है इसको स्वीकार करने में। ये अगरवुड उद्योग का एक पहलू उन्होंने इसकी भी चर्चा की है कि अगरबत्ती का में भी इसका उपयोग होता है और हम देखते हैं कि अगरबत्ती का जो अधिकांश उत्पादन होता है तो उसकी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, उसके लिए बहुत कोई बड़ी फैक्ट्री या बड़ा स्पेस या बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता नहीं है। एक तरीके से ये कुटीर उद्योग है। हमारे मध्य प्रदेश में जैसे बीड़ी का उद्योग चलता था, तेंदुपत्ता का उद्योग है कि घर घर के जो मजदूर हैं अपना सब काम करने के बावजूद जो थोड़ा बहुत समय बचता था तो वो बीड़ी बनाने का काम किया करते थे। इसी तरीके से ये जो अगरबत्ती का उद्योग है ये भी कुटीर उद्योग है
और इस कुटीर उद्योग के माध्यम से त्रिपुरा की एक बहुत बड़ी आबादी जो गरीब है, जिनके पास शायद काम का अभाव हो सकता है या काम है भी तो भी वो अतिरिक्त समय लगाकर इस कुटीर उद्योग से जुड़कर अपनी अतिरिक्त आय को अर्जित कर सकते हैं। और इस कुटीर उद्योग को समर्थन करने के लिए, इस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। जब हम MSME की योजनाओं की चर्चा करते हैं, कुटीर उद्योगों की चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे सरकार के प्रावधान हैं। तो ये कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए, कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें चर्चा की गई है। इसलिए ये भी बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारे विप्लव देव जी ने बताया है कि ये एक निर्यात का भी उद्योग बन सकता है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों के बीच में चर्चा हुई थी कि भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और भारत का जो निर्यात बढ़ रहा है उस निर्यात में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो MSME का है और कुटीर उद्योगों का है। तो अगर वुड के इस व्यापार को हम विशेष रूप से कुछ सहयोग प्रदान करते हैं, इसकी चिंता करते हैं, तो उस निर्यात में अगर वुड के भी व्यापार का, अगर वुड के माध्यम से भी जो इंडस्ट्री, कुटीर इंडस्ट्री खड़ी होगी, उसका भी योगदान होगा, तो उसके माध्यम से विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होगा, जो हमारी इकोनॉमी में विशेष रूप से सहयोग करेगा। अगर वुड के उत्पाद में जो किसान लगे हुए हैं, अब जो मेरा अनुभव है कि जो वन उत्पाद होता है उसमें बड़ी समस्या होती है। एक समस्या ये होती है कि किसान पेड़ क्यों नहीं लगाता है। हम लगाना चाहते हैं पेड़, लेकिन नियम प्रक्रिया की इतनी जटिल है कि हमने पेड़ लगाया, हमने उसको पाला पोसा, पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन जब काटने का नंबर आता है, उसका फल भोगने का नंबर आता है, उसकी लकड़ी का उपयोग करने का समय आता है, तो जंगल विभाग डंडा लेके खड़ा हो जाता है। 50 तरीके का रेस्ट्रिक्शन आता है, 50 तरीके की अनुमति हमको जरूरत पड़ती है। कहीं परिवहन की अनुमति के लिए हमको फॉरेस्ट ऑफिसर के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। तो इस तरीके की जो ये नियम कानून की जटिलता है, इसके कारण किसान हतोत्साहित होता है। तो मेरा आग्रह है कि ये जो वन विभाग के विभिन्न जो नियम कानून की जटिलता है, इसका सरलीकरण करिए। किसानों को न केवल सरलीकरण करिए, बल्कि आर्थिक रूप से भी मदद करिए। जो अधिक से अधिक जो उनकी बंजर भूमि है या नाकाबिल भूमि है, जिसमें काबिल काश्त नहीं है, वो उन सारी भूमि पर इस तरीके के उत्पाद लगाएंगे तो किसानों को भी लाभ मिलेगा और एक अच्छी खासी इंडस्ट्री भी ग्रो होगी। जिस तरीके से हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री ने किसानों के लिए कुसुम योजना के तहत व्यवस्था की कि किसानों की जो बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि खाली पड़ी रहती है, कुछ नहीं करते, तो आप उसमें सौर ऊर्जा की प्लेटें स्थापित करिए। उसके माध्यम से न केवल बिजली मिलेगी आपको, बल्कि आपको बिजली के साथ साथ कुछ अतिरिक्त आमदनी भी होगी, क्योंकि आपकी आवश्यकता से अगर अधिक बिजली आप पैदा कर रहे हैं तो बिजली सरकार खरीद रही है आपको। मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि आज लोगों के पास सरप्लस बिजली है, अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपनी कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, और उसके बाद वो बिजली सरकार को बेच रहे हैं और उसके माध्यम से उनको आमदनी भी हो रही है। तो ठीक इसी तरीके से ये अगरवुड के उत्पादन में भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि जो बंजर भूमि है, नाकाबिल काश्त भूमि है, जो खेतों की मेड़े हैं, वहाँ पर हम इस अगरवुड का उत्पादन करें और उस उत्पादन के माध्यम से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और एक जो हमारा उद्योग है, उस उद्योग का भी जो व्याप्ति है, वो व्याप्ति भी बढ़ेगी, उसका आकार भी बढ़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी जो हम किसान सम्मान निधि देते हैं, किसान सम्मान निधि में जो कृषि उत्पादक हैं, कृषि उत्पादक, उसमें ये व्याख्या की है कि कौन कौन से फसलों के लिए हम किसान सम्मान निधि देंगे। और किसान सम्मान निधि जब हम देते हैं तो जो गेहूं का उत्पादक है उसको हम किसान सम्मान निधि देते हैं, जो धान का उत्पादक है उसको देते हैं, जो दलहन उगाते हैं उनको देते हैं, जो तिलहन उगाते हैं उनको हम देते हैं। लेकिन जो ऐसे वनोपज पैदा करते हैं, जो पेड़ लगाते हैं, फल लगाते हैं, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ
कि जो पशुपालन में जुड़े हुए हैं, जो डेयरी उद्योग में जुड़े हुए हैं, जो मत्स्य पालन में जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे लोग अभी भी किसान सम्मान निधि से बाहर हैं। तो बाकी आप मत्स्य पालन को मत दीजिए, पशुपालन को मत दीजिए, चलेगा, लेकिन 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 हम अगर डिस्कस कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बोलते ना। लेकिन आप बोलिए। लेकिन जो वनोपज के उत्पाद से जुड़े हुए हैं, जो पेड़ों के उत्पाद से जुड़े हुए हैं, जो बागवानी कर रहे हैं, उन सब लोगों को हमको किसान सम्मान निधि के दायरे में लाना चाहिए। और किसान सम्मान निधि के दायरे में आने के कारण fervent appeal and request to the members of the treasury benches to give me an opportunity for members like me to speak very rarely. This is a request, humble request, that's all. All right. They have agreed. Let him finish. Mr. Michael, let him finish. Your request is noted. तो किसान सम्मान निधि के दायरे में आने से भी इस व्यापार को, इस उद्योग को बल मिलेगा और वहां के लोगों को एक प्रोत्साहन मिलेगा और इस व्यापार को करने के लिए जो आवश्यक रॉ मटेरियल है उसकी भी प्रचुरता यहाँ पर स्थापित होगी। हमारे इस संकल्प के प्रवर्तक ने एक विषय और उठाया है कि बोर्ड काम क्या करे। उस बोर्ड के काम करने के लिए जो प्रमुख रूप से उन्होंने बात किया है कि बोर्ड के मार्गदर्शन में, बोर्ड के तत्वाधान में अगर वुड को लेकर अनुसंधान भी किए जाएं, और ये अनुसंधान बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है तो हर विषय पर अनुसंधान होता है और बेहतर से बेहतर करने के लिए अनुसंधानों को उपयोग होता है। तो अगर वुड के लिए भी उन्होंने अनुसंधान की मांग की है, इसके प्रोविजन करने की बात की है और इस प्रोविजन को करने के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापना की मांग की है, तो ये भी कोई अनुचित बात नहीं है, उचित बात है। और मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि अगर वुड के उद्योग को हमको प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना है, तो हमको इसके अनुसंधान पर निश्चित रूप से बल देना चाहिए, अनुसंधान केंद्र स्थापित करना चाहिए। अजय प्रताप जी, आपका हो गया है तो दूसरे स्पीकर और है। मैं अभी तो शुरू हुआ है सर, अभी तो शुरू हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, किसी भी व्यापार को, किसी भी इंडस्ट्री को 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सड़क की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है और पानी की जरूरत होती है। तो इस व्यापार को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो इसके लिए हमको जो आवश्यक है सिंचाई के लिए व्यवस्था है, उस सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी हमको बल देना चाहिए। और सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था को ठीक तरीके से संधारित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, उसके लिए भी हमको बल देना चाहिए और उत्पाद को ठीक तरीके से हम मंडी तक ला सकें, मंडी में उनको उसका ठीक तरीके से मूल्य प्राप्त हो सके। और जैसा कि हमारे असम के साथी ने बताया कि कितना महंगा उत्पाद है कि 10 लाख से लेकर 40 लाख रुपया लीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे धारणा ये है कि सोना और हीरा सबसे महंगा होता है, तो सोने और हीरे से भी ज्यादा महंगा है ये। और इसलिए केवल इस उत्पाद को मंडी तक लाने तक ही नहीं, इसके विपणन की, इसकी सुरक्षा की, ये सारे पहलुओं पर ध्यान देने के लिए इस संकल्प में अपेक्षा व्यक्त की गई है। और मैं समझता हूं कि ये संकल्प बिल्कुल सामयिक है, मौजूद है और वहां के लोगों के हित में है। इसलिए मैं इस संकल्प के समर्थन में हूं और मैं इस संकल्प का
पूरा समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।